हेलो एवरीवन। कोडेश एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। आज से हम इंडियन पॉलिटी स्टार्ट करने वाले हैं। इंडियन पॉलिटी स्टार्ट करने वाले। पॉलिटी को हिंदी में बोलते हैं राजनीति विज्ञान। जो राजनीति शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। राज प्लस नीति, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है राज प्लस नीति। राज्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग एक पश्चिम के दार्शनिक हुआ करते थे, मैकियावेली। कौन हुआ करते थे? मैकियावेली। मैकियावेली ने अपनी एक पुस्तक हुआ करती थी द प्रिंस करके एक इनकी बुक थी। उसमें सर्वप्रथम इन्होंने राज्य शब्द का वर्णन किया था। इनके वर्णन के दौरान इन्होंने कहा था अपनी किताब में कि कोई भी राज्य है वो 4 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। कितने तत्वों से मिलकर बना हुआ होता है? 4 तत्वों से मिलकर बना हुआ होता है। 4 तत्व कौन कौन से होते हैं? एक होता है भूभाग, एक होता है जनसंख्या, भूभाग, जनसंख्या, संप्रभुता, भूभाग, जनसंख्या, संप्रभुता, और एक चौथा होता है अपना सरकार। इन 4 तत्वों से मिलकर किसी भी राज्य का निर्माण होता है। भूभाग से तात्पर्य क्या होता है? भूभाग से तात्पर्य होता है क्षेत्रफल से। क्षेत्रफल माने कोई भी एरिया। क्षेत्रफल होगा वहीं तो जनसंख्या निवास करेगी। क्षेत्रफल होगा वहीं क्या करेगी? जनसंख्या निवास करेगी। तो ये अति महत्वपूर्ण भाग होता है किसी भी राज्य का, अति महत्वपूर्ण भाग होता है। उसके बाद दूसरे पोर्शन पे बात करते हैं अपन जनसंख्या की। कोई भी खाली पड़ी हुई जमीन राज्य नहीं होती। खाली पड़ी जमीन राज्य नहीं होती। आवश्यकता क्या होती है? उस पर निवास करने वाली जनसंख्या की। तो जनसंख्या और इससे मिलकर किसी भी राज्य का निर्माण होता है। आगे तीसरे नंबर का पॉइंट बताया इन्होंने संप्रभुता। संप्रभुता से तात्पर्य होता है कोई भी राज्य अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय जो होता है, आंतरिक निर्णय और बाह्य निर्णय लेने में स्वतंत्र हो। आंतरिक निर्णय और बाह्य लेने में स्वतंत्र हो। किसी अन्य राष्ट्र का उस पर कोई दबाव न हो। दबाव न हो तो उसे किस नाम से जाना जाता है? संप्रभुता के नाम से जाना जाता है। जैसे भारतीय अगर बात करोगे तो जैसे ही इंडिया आजाद हुआ अपने 1947 में, उसके बाद भारत क्या बन गया? एक संप्रभु निकाय बन गया। तो संप्रभुता किसी भी राज्य के लिए बहुत आवश्यक तत्व होता है। इसके बाद बात करते हैं अपन चौथे सबसे महत्वपूर्ण तत्व की। चौथा सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है सरकार। सरकार की अगर बात करें तो सरकार मुख्यतः 3 चीजों से मिलकर बनी होती है। सरकार को अगर डिवाइड करेंगे तो एक होती कार्यपालिका, एक होती व्यवस्थापिका, एक होती कार्यपालिका, एक होती व्यवस्थापिका, एक होती न्यायपालिका। इन 3 तत्वों से मिलकर किसी भी राज्य का निर्माण होता है। कौन कौन से तत्व हैं? कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका से मिलकर किसी भी राज्य का सरकार का निर्माण होता है। और सरकार किसी भी राज्य का एक महत्वपूर्ण तत्व हुआ करता है। व्यवस्थापिका का कार्य क्या होता है? किसी भी देश में कानूनों का निर्माण करना। किसी देश में कानूनों का निर्माण करने का कार्य कौन करती है? अपनी व्यवस्थापिका करती है। अगर बात करते व्यवस्थापिका, व्यवस्थापिका 2 स्तरों पे कार्य करती है। कौन कौन से स्तर होते हैं? व्यवस्थापिका अपनी 2 स्तरों पे कार्य करती है। एक होता है केंद्रीय स्तर, अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य में अपन बात करें
तो एक होता है केंद्रीय स्तर और एक होता है अपना राज्य स्तर पर। केंद्रीय स्तर पे भारत के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो केंद्रीय स्तर पर इसके 3 तत्व होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है अपना राष्ट्रपति, एक होती है लोकसभा और एक होती है अपनी राज्यसभा। इन 3 तत्वों से मिलकर केंद्रीय व्यवस्थापिका का निर्माण होता है। और केंद्रीय व्यवस्थापिका अपनी जो है उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको जाना जाता है संसद के नाम से। आगे अपन पढ़ेंगे जब पॉलिटी में, तो संसद जब पढ़ेंगे अपन उसमें तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा के बारे में आपको बताऊंगा। आर्टिकल 52 से लेके फिर 79 में जैसे राज्यसभा के बारे में दे रखा है, 80 में दे रखा अपने लोकसभा के बारे में, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। इसी प्रकार राज्य की जो व्यवस्थापिका होता है उस किस नाम से जाना जाता है? विधान मंडल के नाम से जाना जाता है। विधान मंडल कितने तत्वों से मिलकर बना होता है? इसमें कुल 3 पार्ट होते हैं। एक होता है अपना गवर्नर, एक होती है अपनी विधानसभा और तीसरी होती है अपनी विधान परिषद। विधान परिषद से मिलकर बनी होती। तो व्यवस्थापिका के बारे में अपनों ने समझा कि व्यवस्थापिका किसी भी देश के लिए कानून बनाने का कार्य करती। इसके अंदर 2 चीजें, केंद्रीय विधान जो होती है केंद्रीय व्यवस्थापिका, उसको भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो उसे संसद के नाम से जाना जाता है। संसद के 3 तत्व होते हैं। एक होता है अपना प्रेसिडेंट, एक होती है लोकसभा और एक होती है राज्यसभा। इसी प्रकार राज्य की अगर बात करें व्यवस्थापिका के अंतर्गत गवर्नर, विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर बात करती है। अगर विधानसभा की अगर बात करें तो ये लगभग हर स्टेट में देखने को मिलेगी और विधान परिषद कुछ खास स्टेट में देखने को मिलेगी। कौन कौन से स्टेट ऐसे हैं इनके बारे में भी अपन आगे चर्चा करेंगे। उसी की बात इसी प्रकार बात करते अपन कार्यपालिका की। दूसरा चरण क्या होता है? कार्यपालिका। कार्यपालिका क्या करती है? जो व्यवस्थापिका के द्वारा जो भी कानून निर्मित किए गए, व्यवस्थापिका के द्वारा जो कानून को निर्माण किया गया उन कानूनों को क्या करती है? व्यवस्थापिका जिन कानूनों का निर्माण करती है उन कानूनों को लागू करवाने का काम कौन करती है? अपने कार्यपालिका का काम होता है उन कानूनों को लागू करवाना किसी कार्यपालिका का काम होता है। अगर बात करें अपन कार्यपालिका की तो कार्यपालिका के प्रकारों की अगर चर्चा करें तो कार्यपालिका के 2 प्रकार देखने को मिलते हैं। कोई भी कार्यपालिका 2 प्रकार की देखने को मिलती है। एक होती है नाम मात्र की कार्यपालिका और एक होती है वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र की कार्यपालिका मतलब किसी भी देश के कानून हो गए, जो भी वहां के जैसे भी जो कानून लाए जा रहे हैं वो सभी किसके नाम से निर्मित होंगे? नाम मात्र की। नाम मात्र मतलब जो भी इस व्यक्ति के नाम से निर्मित होंगे, बाकी पूरा पावर किसके हाथ में रहेगा? वास्तविक कार्यपालिका के हाथ में रहेगा। अगर बात करें अपन नाम मात्र की कार्यपालिका की, नाम मात्र की कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है। एक होती है अपनी पैतृक और एक होती दूसरी होती है अपनी निर्वाचित। अगर बात करें पैतृक की तो पैतृक नाम मात्र की कार्यपालिका देखने को मिलती है ब्रिटेन में। कहाँ देखने को मिलती है? ब्रिटेन में देखने को मिलती है। वहाँ एक राजा होता है जो परंपरागत वहाँ का सबसे राज प्रमुख होता है। जैसे भी महारानी एलिजाबेथ जो द्वितीय थी उनकी मृत्यु हो गई, उसके बाद जो प्रिंस बने वो अब क्या बनेंगे? वहाँ के प्रमुख शासक बनेंगे, वहाँ ब्रिटेन की प्रमुख बनेंगे। इसी प्रकार भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो राष्ट्रपति की बात करेंगे अपन। राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। कैसे क्या निर्वाचन होता है जब अपन राष्ट्रपति पढ़ेंगे तो अपन इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो नाम मात्र की कार्यपालिका भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो कौन सी आ जाएगी? अपने राष्ट्रपति आ जाएंगे। ठीक है। इसी प्रकार अगर बात करें तो वास्तविक कार्यपालिका की बात करेंगे। वास्तविक कार्यपालिका 2 प्रकार की देखने को मिलती है। पूरे विश्व में जो वास्तविक कार्यपालिका की अगर बात करें तो वास्तविक कार्यपालिका 2 प्रकार की देखने को मिलती है। एक देखने को मिलती है एकल कार्यपालिका, एकल कार्यपालिका। एक देखने को मिलती है बहुल कार्यपालिका। बहुल कार्यपालिका एकमात्र स्विट्जरलैंड जो देश है पूरे विश्व में उसमें देखने को मिलती है। तो इसके ऊपर ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। अगर बात करें अपन एकल कार्यपालिका की तो एकल कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है। एक होती है स्थायी कार्यपालिका और एक होती है अस्थायी कार्यपालिका।
एक होती है स्थायी कार्यपालिका, एक होती है अस्थायी कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत कौन आते हैं? जो भी प्रशासनिक अधिकारी हुआ, जो अपने प्रशासनिक अधिकारी हो गए वो इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। प्रशासनिक अधिकारी कौन से? अपने आईएएस हो गए, आईपीएस, स्टेट के जो सर्विस होते हैं, स्टेट के जो प्रशासनिक सर्विसेज होते हैं, जैसे डिप्टी कलेक्टर हो गए, तहसीलदार, वो सभी स्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। अस्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत बहुत सारे आते हैं, जैसे लोकतंत्र हो गया, जनतंत्र हो गया, इन सभी के बारे में बहुत, लोकतंत्र, जनतंत्र, अधिनायकवाद, और एक होता है अपना लोकतंत्र, जनतंत्र, अधिनायकवाद, और एक होता है अपना गणतंत्र। तो बेसिकली भारतीय परिप्रेक्ष्य में गणतंत्र और लोकतंत्र के बारे में चर्चा करनी पड़ेगी। गणतंत्र से तात्पर्य किसी भी देश का जो राष्ट्र प्रमुख होता है, जो अपने नाम बताया, राष्ट्र प्रमुख जो होता है, गणतंत्र से क्या तात्पर्य होता है? किसी भी देश का जो राष्ट्र प्रमुख होता है, जो राष्ट्र प्रमुख होगा उसका क्या होगा? निर्वाचन होगा, उसका होगा निर्वाचन। तो उसे किस नाम से जाना जाएगा? निर्वाचन होगा, उसे गणतंत्र के नाम से जाना जाएगा। इसी प्रकार अगर बात करें अपन लोकतंत्र की, तो लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के से क्या, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या होता है? ये भी अपन जब चुनाव आयोग के बारे में चर्चा करेंगे तब मैं आपको बता दूंगा। गणतंत्र से तात्पर्य सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से किसी भी देश की सरकार का निर्माण होगा, सरकार का निर्माण होगा। उसे किस नाम से जाना जाता है? लोकतंत्र के नाम से जाना जाता है। जैसे अब्राहम लिंकन का एक थॉट पड़ा हुआ, लोकतंत्र से क्या तात्पर्य? जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन ही क्या कहलाता है? अपना लोकतंत्र कहलाता है। जनता का जनता के लिए, जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन, ये किस नाम से जाना जाता है? अपना लोकतंत्र के नाम से जाना जाता है। अगर बात करें अपन शासन के प्रकारों के ऊपर चर्चा, ये सभी समझ गए आपकी। किसी भी राज्य के 4 तत्व होते हैं, कौन कौन से? जनसंख्या, भूभाग, संप्रभुता और सरकार होती है। सरकार के अंतर्गत अपनों पढ़ा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। कार्यपालिका क्या काम करती है? किसी भी देश के कानूनों को लागू करवाने का काम करती है। व्यवस्थापिका किसी भी देश के कानूनों का निर्माण करती है, ठीक है। और अगर बात करें तो कार्य व्यवस्थापिका के अंतर्गत 2 होती है, केंद्र के स्तर पर, एक राज्य के स्तर पर। देखेंगे केंद्र के स्तर पर प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा, राज्यसभा देखेंगे। और अगर बात करें राज्य के स्तर पर विधानमंडल कहा जाता है। विधानमंडल के 3 अंग होते हैं, एक होता है गवर्नर, एक होती है राज्य विधान परिषद होती है, और एक होती है विधानसभा। इसी प्रकार अपनों ने कार्यपालिका के बारे में चर्चा करी। कार्यपालिका के 2 अंग होते हैं, एक होती है नाम मात्र की कार्यपालिका, एक होती है वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र की कार्यपालिका के अंतर्गत अपनों ने देखा, एक होती है पैतृक, दूसरी होती है निर्वाचित। इसी प्रकार अपनों ने वास्तविक कार्यपालिका के ऊपर चर्चा की। वास्तविक कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है, एक होती है एकल, एक होती है बहुल। एकल की बात करें तो एकल के अंतर्गत एक होती है स्थायी और एक होती है अस्थायी। स्थायी के अंतर्गत जैसे आईएएस, आईपीएस, जो भी प्रशासनिक अधिकारी हो इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। इसी प्रकार अगर बात करें तो अस्थायी के बारे में चर्चा करें तो अस्थायी के अंतर्गत लोकतंत्र पढ़ा अपनों ने, गणतंत्र क्या होता है ये समझा, ये सभी इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। इसी प्रकार की अगर बात करें तो किसी भी शासन व्यवस्था का तीसरा अंग अपनों ने देखा था न्यायपालिका। न्यायपालिका नाम से स्पष्ट, न्यायपालिका क्या करती है? अपना न्याय करने का काम करती है। न्याय अगर बात करो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के द्वारा जो भी कानून, जो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका जो अपने कार्य कर रही है वो संविधान के अनुसार है या नहीं, संविधान के अनुसार है या नहीं, इसको जांच करने का काम कौन करती है? संविधान के अनुसार है या नहीं, इसका जो जांच करने का काम कौन करती है? अपनी न्यायपालिका करती है। न्यायपालिका की अगर बात करें तो न्यायपालिका 2 प्रकार की होती है। अगर बात, एक होती है प्रबुद्ध न्यायपालिका और एक होती है स्वतंत्र न्यायपालिका। कौन कौन से प्रकार अगर बात करें न्यायपालिका की 2 प्रकार की होती है, एक होती है प्रबुद्ध न्यायपालिका और एक होती है अपनी प्रबुद्ध न्यायपालिका और एक होती है अपनी स्वतंत्र न्यायपालिका।
प्रबुद्ध न्यायपालिका से क्या तात्पर्य, न्यायपालिका के ऊपर किसका अधिकार होगा, व्यवस्थापिका के अधिकार होगा। अर्थात जैसे न्यायपालिका के द्वारा जो भी निर्णय दिए जा रहे हैं उनके विरुद्ध अगर कहीं अपील करनी होगी तो अपन व्यवस्थापिका में कर सकते हैं। अर्थात सुप्रीमेसी किसकी होगी, व्यवस्थापिका की होगी। इसी प्रकार अगर बात करें तो स्वतंत्र न्यायपालिका के ऊपर चर्चा करते हैं। तो स्वतंत्र न्यायपालिका की अगर बात करें तो स्वतंत्र न्यायपालिका क्या करती है, अपनी यहाँ शक्ति का पृथक्करण पाया जाता है, स्वतंत्र होती है। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का इस पे कोई अधिकार नहीं होता है। ये सब इसके अंतर्गत शामिल की जाती है। ठीक है, ये सभी अपनों ने इस प्रकार समझ लिया। आगे बात करते हैं अपन शासन प्रणाली की। ये सभी अपनों ने समझा कि राज्य क्या होता है। इसके आगे आप थोड़ा सा शासन प्रणाली के बारे में समझ लो। शासन प्रणाली के बारे में अपन आगे समझ लेते हैं। शासन प्रणाली की अगर बात करें तो दो प्रकार के आधारों पर अपन डिवाइड कर सकते हैं। एक होती है सत्ता के आधार पर, सत्ता के आधार पर, और दूसरी होती है शक्ति के आधार पर। एक होती है सत्ता के आधार पर, एक होती है शक्ति के आधार पर। एक होती है सत्ता के आधार पर, दूसरी होती है शक्ति के आधार पर। सत्ता के आधार पर दो प्रकार से होती है, एक संसदात्मक शासन व्यवस्था होती है और एक अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था देखने को मिलती है। एक होती है संसदीय शासन व्यवस्था, दूसरी देखने को मिलती है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था देखने को मिलती है और एक देखने को मिलती है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। इसी प्रकार अगर बात करें शक्ति के आधार पर दो प्रकार देखने को मिलते हैं, एक देखने को मिलती है एकात्मक शासन व्यवस्था, दूसरी देखने को मिलती है संघात्मक शासन व्यवस्था। एक होती है अपनी एकात्मक शासन व्यवस्था, दूसरी होती है अपनी संघात्मक शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था की अगर बात करें तो कार्यपालिका का निर्माण किससे होता है, व्यवस्था। कार्यपालिका क्या होती है और व्यवस्थापिका क्या होती है, ये तो अपनों ने समझ ही लिया है। तो अगर बात करते हैं अपन संसदीय शासन व्यवस्था के ऊपर आते हैं। भारत में कौन सी व्यवस्था पाई जाती है, अगर आपसे कोई पूछ ले तो भारत में पाई जाती है संसदीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था। अगर बात करें भारत में तो संसदीय शासन व्यवस्था की विशेषताओं के ऊपर चर्चा करें तो संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका का निर्माण किससे होता है, कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापिका से होता है। कार्यपालिका का निर्माण किससे होता है, व्यवस्थापिका से होता है। शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत पूर्णतः लागू नहीं होता है। शक्तियों का पृथक्करण पूर्णतः नहीं होता है, पूर्णतः नहीं होता है। व्यवस्थापिका जो होती है अपनी व्यवस्थापिका के प्रति कौन जिम्मेदार होती है, अपनी कार्यपालिका। अगर बात करें कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति क्या होती है, जिम्मेदार होती है। ये सभी अपनों ने ऊपर चर्चा कर ली। उसके बाद अगर बात करें क्या होती है कि व्यवस्थापिका से ही कार्यपालिका का निर्माण होता है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति जिम्मेदार होती है। शक्तियों का पृथक्करण का यहाँ सिद्धांत पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाता है। उसके बाद अगर बात करें कि जो यहाँ नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका में अंतर होता है। नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका में क्या होता है, अंतर देखने को मिलता है। नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका में अंतर, जैसे अपनों ने पढ़ा था कि नाम मात्र की कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति और वास्तविक कार्यपालिका के अंतर्गत जैसे अपने आप प्रधानमंत्री देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार आपने देखा होगा कि संसद से किसका निर्माण होता है, मंत्री परिषद का निर्माण होता है। तो ये पॉइंट भी देखो कि व्यवस्थापिका से ही किसका निर्माण होता है, अपना कार्यपालिका का निर्माण होता है। उसके बाद मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होती है, संसद के प्रति जिम्मेदार होती। तो वही लिखा आपने, कार्यपालिका किसके प्रति जिम्मेदार होती है, व्यवस्थापिका के प्रति जिम्मेदार होती है। और अगर बात करें इसके बाद दूसरा प्रकार अपनों ने देखा था अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की अगर बात करें तो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था बिल्कुल इसके विपरीत होती है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था कहाँ पाई जाती है, अगर बात करें अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की अगर बात करें तो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था देखने को मिलती है अपनी अमेरिका में। कहाँ देखने को मिलती है, अमेरिका में देखने को मिलती है। कौन कौन से इसकी विशेषता होती है देखो तो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में कोई अंतर उसमें नहीं होता है। इसमें क्या होता है, व्यवस्थापिका और जो कार्यपालिका है बिल्कुल पृथक होती है।
क्या होती है, बिल्कुल पृथक होती है। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका बिल्कुल पृथक होती है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति जिम्मेदार नहीं होती है, उसमें जिम्मेदार होती है, इसमें नहीं होती है। तीसरी चीज अपन पढ़ेंगे कि इसमें नाम मात्र की, उसमें क्या होता है, नाम मात्र की कार्यपालिका और जो वास्तविक कार्यपालिका है उसमें अंतर होता है। जबकि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं पाई जाती। यहाँ पर नाम मात्र की कार्यपालिका, नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका में किसी प्रकार का कोई अंतर, वास्तविक कार्यपालिका में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं होता है। तो ये अपनों ने शासन व्यवस्था के बारे में भी चर्चा कर ली है। कौन किसके आधार पर चर्चा करी, ये अपनों ने करी है सत्ता के आधार पर। कौन कौन सी होती है, एक होती है संसदीय शासन व्यवस्था, एक होती है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था की क्या होती है, कार्यपालिका का निर्माण किससे होता है, व्यवस्थापिका से कार्यपालिका का निर्माण होता है। दूसरी चीज अपनों ने क्या देखी कि जो कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति क्या होती है, जिम्मेदार होती है। तीसरा, नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका में अंतर होता है। इसी प्रकार अपनों ने अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के बारे में चर्चा करी। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था कहाँ पाई जाती है, अमेरिका में पाई जाती है। यहाँ जो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों एक दूसरे से पृथक होती है। नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका में कोई अंतर नहीं होता है। जो है कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति जिम्मेदार नहीं होती, इसके बारे में अपनों ने चर्चा कर ली। अब बात करते हैं अध्यक्षात्मक, ये सब अपना हो गया सत्ता के आधार पर। इसके बाद करते हैं शक्ति के आधार पर। शक्ति के आधार पर दो प्रकार की शासन व्यवस्था देखने को मिलती है, एकात्मक शासन व्यवस्था, दूसरी देखने को मिलती है संघात्मक शासन व्यवस्था। एकात्मक शासन व्यवस्था की अगर बात करें अपन शक्ति के आधार पर, शक्ति के आधार पर दो प्रकार की शासन व्यवस्थाएं देखने को मिलती है। एक होती है एकात्मक शासन व्यवस्था और एक होती है संघात्मक शासन व्यवस्था। एकात्मक शासन व्यवस्था कहाँ पाई जाती है, जैसे ब्रिटेन में पाई जाती है। और संघात्मक शासन व्यवस्था पूर्ण रूप से कहाँ देखने को मिलती है, ये देखने को मिलती है अपने अमेरिका में। कहाँ देखने को मिलती है, अमेरिका में देखने को मिलती। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत में किस टाइप की शासन व्यवस्था पाई जाती, तो भारत में एकात्मक और अध्यक्षात्मक, एकात्मक पाई जाती है। एकात्मक प्लस कौन सी, संघात्मक। एकात्मक और संघात्मक का कैसा पाया जाता है, मिला जिला रूप पाया जाता है। कुछ विशेषताएं तो अपनी संघात्मक की पाई जाती, कुछ विशेषताएं एकात्मक की पाई जाती। और भारत में अगर बात करें अपन सत्ता के आधार पर कौन सी देखने को मिलती है, सत्ता के आधार पर अगर बात करें तो सत्ता के आधार पर भारत में संसदीय देखने को मिलती है। अपन जब आगे पढ़ेंगे तो मैं आपको ये बता दूंगा कि भारत ने संसदीय शासन व्यवस्था को क्यों अपनाया, इसके पीछे क्या क्या बेसिक रीजन हुआ करते थे। अगर बात करें पर एकात्मक शासन व्यवस्था की, तो एकात्मक शासन व्यवस्था में एकल संविधान होता है। एकल संविधान से तात्पर्य राज्य का और केंद्र का एक संविधान होता है। एकल नागरिकता होती है। क्या होती है, एकल नागरिकता होती है, एकल संविधान होता है, इकहरी नागरिकता हो जाएगी, इकहरी न्यायपालिका हो जाएगी। इकहरी न्यायपालिका हो जाएगी। कौन सी, एकल संविधान, एकल नागरिकता, इकहरी, ये हो जाएगी। उसके बाद संविधान जो होता है वो लिखित या अलिखित दोनों रूप में हो सकता है। चौथी विशेषता देखने को मिलती है, संविधान जो होता है यहाँ पे लिखित भी हो सकता है, अलिखित भी हो सकता है। ये सभी कुछ बेसिक इसकी एकात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताएं देखने को मिलती। इसी प्रकार अगर बात करें संघात्मक शासन व्यवस्था की, तो यहाँ पे राज्य का और केंद्र का क्या होता है, राज्य प्लस केंद्र का अलग अलग संविधान होता है। इसका अलग संविधान होगा, इसका दोनों का अलग अलग संविधान देखने को मिलता है। राज्य और केंद्र की क्या होती है, अलग अलग नागरिकता देखने को मिलती है, अलग अलग नागरिकता देखने को मिलती है। तीसरी चीज क्या देखेंगे, इसमें एक स्वतंत्र न्यायपालिका पाई जाती है। उसमें क्या पाई जाती है, एकल न्यायपालिका पाई जाती है, इसमें स्वतंत्र न्यायपालिका पाई जाती है। स्वतंत्र न्यायपालिका देखने को मिलती है। दूसरी चीज क्या देखेंगे, यहाँ वहां पे लिखित या अलिखित प्रकार का संविधान हो सकता है। यहाँ पे हमेशा किस टाइप का होगा, लिखित संविधान होगा, लिखित टाइप का संविधान देखने को मिलता है, लिखित टाइप का संविधान देखने को मिलता है।
और अगर बात करें इसकी और विशेषताओं की बात करें तो यहाँ पे कौन सा देखने को मिलता है, इसकी और विशेषताओं के ऊपर अपन चर्चा कर लेते हैं। क्या होती, एक तो क्या होती है, राज्य और केंद्र की अलग अलग संविधान होता है, दोनों की अलग अलग नागरिकता होती है, कठोर संविधान होता है, लिखित संविधान होता है, और विशेषताएं क्या होती है, कठोर संविधान होता है, कठोर संविधान होता है। दूसरी स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। ये सभी विशेषताएं किसकी हो जाएगी, संघात्मक शासन व्यवस्था की हो जाएगी। अब जैसा कि मैंने बताया कि भारत में दोनों मिली जुली पाई जाती है, तो भारत में कौन कौन सी विशेषता पाई जाती है ये देख लेते हैं। जैसा कि आप देखे होंगे तो भारत में एकल नागरिकता पाई जाती है। यहाँ पे क्या स्टेट की और केंद्र की अलग अलग नागरिकता का प्रावधान है, नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ भारत में कौन सी विशेषता पाई जाएगी, एकल नागरिकता देखने को मिलती है। क्या भारत में केंद्र का और राज्य का अलग अलग संविधान है, नहीं है ना। तो भारत में कौन सा पाई जाती है, एकल संविधान पाया जाता है, एकल संविधान पाया जाता है, एकल नागरिकता। यहाँ पे कैसी पाई जाती है, स्वतंत्र न्यायपालिका पाई जाती है, स्वतंत्र न्यायपालिका। संविधान किस टाइप का है हमारे पास, लिखित संविधान है, लिखित संविधान देखने को मिलता है। एकल नागरिकता, संविधान स्वतंत्र, लिखित संविधान। भारत का संविधान कैसा है, कठोर भी है प्लस नम्य भी है। नम्य मतलब नरम, आसानी से थोड़ा बहुत संशोधन, कुछ प्रावधान ऐसे होते हैं जिनमें संशोधन करना थोड़ा कठिन होता है, और कुछ प्रावधान ऐसे होते हैं जिसमें आसानी से संविधान संशोधन किया जा सकता है। तो इस प्रकार भारतीय शासन जो संविधान है वो कैसा है, कठोर और नम्यता का क्या है, मिश्रण देखने को मिलता है। तो ये सभी विशेषताएं बताती कि भारत संसदीय शासन व्यवस्था और संघात्मक शासन व्यवस्था का मिला जुला रूप है। तो इस लेक्चर में अपने बेसिक इंफॉर्मेशन समझी कि राज्य क्या होता है। उसके बाद अपनों ने देखा कि राज्य के 4 अंग होते हैं, उसमें सरकार देखी, सरकार में कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका के बारे में चर्चा करी। आगे अपनों ने जो है शासन व्यवस्था के बारे में चर्चा करी। उसमें अपनों ने देखा कि सत्ता के आधार पर 2 प्रकार की शासन व्यवस्था होती, उसके बाद शक्ति के आधार पर 2 प्रकार की शासन व्यवस्था, दोनों के बारे में समझा अपनों ने। ये सभी आज इंट्रोडक्शन क्लास थी। इसके बाद अपनों ने इसके आगे वाले लेक्चर में अपन कंटिन्यू करेंगे कि भारत में किस प्रकार संविधान का विकास हुआ। इसके लिए अपना 1773 के एक्ट से अपन पढ़ना स्टार्ट करेंगे 1947 के एक्ट तक, क्योंकि अगर आप भारत का अगर संविधान पढ़ोगे तो बहुत सारे प्रावधान अपनों ने इन एक्ट से उठा रखे हैं। तो आपको ये एक्ट पढ़ना बहुत जरूरी होता है, और आपकी एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न यहाँ इन एक्ट से आ जाते हैं। जैसे कि भारत में पहली बार अगर बात करूँ कि निर्वाचन की शुरुआत कब से हुई, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। बजट की शुरुआत कब से हुई, इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। उसके बाद ये पूछा जा सकता है कि कौन से चार्टर एक्ट में भारतीय शिक्षा के लिए 1 लाख जो है पॉइंट खर्च करने का प्रावधान रखा गया था। तो ये सभी चीजें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है, इसलिए अपन सारे एक्ट को उसमें मेन प्रोविजन अपन पढ़ते चलेंगे। इससे आगे का अपन अगले लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। धन्यवाद।